हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर गिरते हुए बाजार में भी शांत रहते हैं, जबकि बाकी लोग डर और घबराहट में अपने सपनों को बेच देते हैं? क्यों कुछ लोग पैसे से ज्यादा ज्ञान में निवेश करते हैं और वही लोग समय के साथ अमीर नहीं, बुद्धिमान बन जाते हैं? ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये कहानी है धैर्य, अनुशासन और समझ की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सीखता है कि असली निवेश बाजार में नहीं, बल्कि मनुष्य के मन में होता है। स्वागत है आपका द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की इस भावनात्मक यात्रा में, जहां हर अध्याय आपको बेंजामिन ग्राहम के शब्दों से मिलवाएगा और हर अनुभव आपको सिखाएगा कि बुद्धिमान निवेशक बनने का मतलब पैसे कमाना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम बाजार के भ्रम से निकलकर ज्ञान की विरासत तक पहुंचेंगे। और हाँ, अगर आप भी अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और हर निवेश के पीछे की सच्ची समझ पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी के सबक जीते हैं। भाग 1, भ्रम का बाजार, जहाँ सपने बिकते हैं और सबक मिलते हैं। रात के सन्नाटे में रोहन अपनी पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठा था। सामने खुले लैपटॉप की स्क्रीन पर लाल रंग की गिरती हुई लाइनों को वह बिना पलक झपकाए देख रहा था। हर गिरती लाइन उसके दिल पर एक नई चोट दे रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शायद कल मार्केट संभल जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक आवाज बोली, या शायद फिर एक और सबक मिलने वाला है। रोहन की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां ज्यादातर लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, शेयर मार्केट में नुकसान से। कुछ महीने पहले रोहन ने अपने दोस्तों की बातों में आकर स्टॉक मार्केट में कदम रखा था। ऑफिस में सब कहते थे, भाई, मार्केट तो सोने की खान है। अरे, अमेज़न का शेयर ले ले, उड़ेगा। जल्दी अमीर बनना है तो शेयर ही रास्ता है। इन आवाज़ों ने उसकी कल्पना में अमीरी की एक चमकदार तस्वीर बना दी थी। बड़ी कार, शानदार घर और एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें हर सुबह बढ़ते हुए नंबर हों। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शेयर बाजार में सपने बहुत सस्ते बिकते हैं और सबक बहुत महंगे मिलते हैं। पहले कुछ हफ्तों में किस्मत ने जैसे उसका हाथ थाम लिया। उसके खरीदे गए कुछ स्टॉक्स ऊपर गए। 5,000 के निवेश ने 8,000 बना दिए। वह झूम उठा, यही तो है, ये तो बहुत आसान है। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे मुश्किल चीज सीख ली है, पैसे को पैसे से बनाना। पर असल में उसने जो सीखा था, वो था भ्रम। वो भूल गया था कि हर बढ़ता हुआ स्टॉक हर पल किसी गिरावट की तैयारी में होता है। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम and even his worst enemy is likely to be himself। यानी कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना मन होता है। एक दिन रोहन ने एक न्यूज़ पढ़ी, XYZ कंपनी का शेयर आने वाले महीनों में 2 गुना होगा। वह बिना सोचे उस कंपनी के शेयर खरीद बैठा। 2 दिन तक तो सब ठीक चला, पर तीसरे दिन शेयर 10% गिर गया। फिर अगले दिन 15% और नीचे। उसके अंदर डर घुसने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, नहीं, ये तो मार्केट का मूड है, वापस चढ़ जाएगा। लेकिन मार्केट ने जैसे उसकी परीक्षा लेने की ठान ली थी। हर सुबह हर लाल लाइन उसके आत्मविश्वास को खा रही थी। एक हफ्ते में उसके 50,000 के निवेश की कीमत घटकर 20,000 रह गई। वह टूट गया। मैं तो बस जल्दी पैसे बनाना चाहता था, ऐसा तो नहीं सोचा था। उसी शाम रोहन के पुराने दोस्त आदित्य ने उससे मुलाकात की। आदित्य एक शांत स्वभाव का आदमी था, जो कई सालों से निवेश की दुनिया में था और बेंजामिन ग्राहम का बड़ा प्रशंसक। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू मिस्टर मार्केट से हार गया है। मिस्टर मार्केट? रोहन ने हैरानी से पूछा। आदित्य बोला, हाँ, बेंजामिन ग्राहम ने एक कल्पना दी थी। सोच कि मार्केट कोई जीवित व्यक्ति है, उसका नाम है मिस्टर मार्केट। हर दिन वो
तेरे दरवाजे पर आता है और बोलता है, आज मैं तेरे शेयर इतने में खरीदूंगा या बेचूंगा। कभी वो बहुत खुश होता है, तब वो ऊंची कीमत लगाता है। कभी वो उदास होता है, तब बहुत कम। अब तू पर निर्भर है कि तू उसकी खुशी उदासी पर नाचता है या समझदारी से फैसला करता है। रोहन चुप रहा। आदित्य आगे बोला, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग से खुद को अलग रख सके। वो भावनाओं से नहीं, मूल्यों से निवेश करता है। रोहन ने धीरे से पूछा, तो क्या मैंने सिर्फ उसके मूड पर भरोसा किया था? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, और वही तेरी गलती थी। अगले दिन आदित्य ने रोहन को अपने घर बुलाया। टेबल पर उसने 2 चीजें रखीं, एक पुरानी सोने की अंगूठी और एक नकली प्लास्टिक की रिंग। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों 10,000 की है, तो तू किसे खरीदेगा? सोने वाली को, रोहन ने तुरंत जवाब दिया। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू असली है। आदित्य मुस्कुराया। बिल्कुल यही निवेश का पहला सबक है। हर चीज जो दिखती है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। एक शेयर का असली मूल्य उसकी असली ताकत पर निर्भर करता है, उसके बिजनेस, प्रॉफिट, भविष्य और प्रबंधन पर। लेकिन मार्केट प्राइस तो सिर्फ लोगों के मूड का नतीजा होता है। रोहन को जैसे पहली बार अंधेरे में एक दीपक दिखा। वो समझ गया कि अब तक वो कीमत पर ध्यान दे रहा था, मूल्य पर नहीं। कुछ दिन बाद रोहन ने फिर से मार्केट खोला। इस बार उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं। वो अब हर ग्राफ को देखकर सोचता, क्या ये कंपनी वाकई मजबूत है? क्या मैं इस कीमत पर इसे खरीदूं अगर आज मार्केट बंद हो जाए और मैं अगले 5 साल तक इसे बेच न सकूं? वो धीरे धीरे सीख रहा था कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना मतलब है भावनाओं पर नियंत्रण। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, टू बी एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज मोर मैटर ऑफ कैरेक्टर दैन ऑफ ब्रेन। यानी कि बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए दिमाग से ज्यादा चरित्र की जरूरत होती है, धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की। समय बीतता गया। रोहन अब हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता। वो अब दूसरों की राय नहीं सुनता था। वो अब मिस्टर मार्केट को बस एक दोस्त मानता था, जिसकी मूड स्विंग्स उसे अब परेशान नहीं करती थी। 3 साल बाद उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू दुगुनी हो चुकी थी। पर उससे भी बड़ा बदलाव उसकी सोच में था। वो समझ चुका था कि मार्केट सिर्फ पैसे की जगह नहीं है, ये धैर्य, समझ और आत्मसंयम की परीक्षा है। एक दिन उसने आदित्य से कहा, अब मुझे समझ में आया कि असली जीत ग्राफ में नहीं, अपने भीतर होती है। आदित्य मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि जिसने अपने लालच और डर को जीत लिया, वो ही असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। और तब रोहन ने अपनी पुरानी लाल स्क्रीन देखी, जो अब हरे रंग की मुस्कान में बदल चुकी थी। वो हंसा और बोला, मिस्टर मार्केट, अब मैं तुझसे नहीं डरता। इस तरह शुरू होती है रोहन की यात्रा, भ्रम के बाजार से लेकर आत्मजागरूकता की उस राह तक जहां एक इंसान निवेश ही नहीं, बल्कि जिंदगी को भी समझना सीखता है। क्योंकि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ पैसों की किताब नहीं, बल्कि जीवन के निर्णयों की भी मार्गदर्शक है। दोस्तों, अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। ये वो हिस्सा है जहां रोहन सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि जीवन में सुरक्षा की बुद्धिमानी समझता है, वही जो बेंजामिन ग्राहम ने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रूप में सिखाई। भाग 2, सुरक्षा की दीवार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जादू। सर्दियों की एक सुबह थी। बाहर कोहरा था, लेकिन रोहन के मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वो अपनी बालकनी में बैठा, गर्म चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। स्टॉक मार्केट की हेडलाइनों में आज फिर उथल-पुथल थी। सेंसेक्स गिरा 700 पॉइंट, निवेशकों में डर का माहौल। वो मुस्कुराया। अब ये लाइनें उसे नहीं डराती थी, क्योंकि वो समझ चुका था मिस्टर मार्केट के मूड उसके मन को अब नहीं झुका सकते। पर इस बार उसे एक और चीज सीखनी थी, सुरक्षा की दीवार बनाना। उस दिन शाम को आदित्य उसके घर आया। दोनों ने एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर चाय पी। रोहन ने कहा, अब मैं डरता नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है, अगर किसी कंपनी के बारे में मैंने कुछ गलत सोच लिया तो?
आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो तू वही गलती करेगा जो ज्यादातर लोग करते हैं, बिना सुरक्षा के पुल पार करना। सुरक्षा? आदित्य ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और उस पर एक पुल बनाया। पुल के नीचे गहरी खाई थी। सोच, अगर तू इस पुल से गुजर रहा है और नीचे 100 फीट गहरी खाई है, तो क्या तू बस लकड़ी का पुल बनाकर उस पर चलेगा? नहीं, मैं उसे मजबूत बनाऊंगा। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो बोला, निवेश में कभी भी तू 100% सही नहीं हो सकता। इसलिए ग्राहम कहते हैं, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। मतलब, असली निवेश वो है जिसमें तू अपनी गलतियों की जगह पहले से छोड़ दे, एक सुरक्षा की दीवार। रोहन ने पूछा, मतलब, ये कुछ वैसा है जैसे हम घर बनाते हैं और उसकी नींव को ज्यादा मजबूत रखते हैं? बिल्कुल, आदित्य ने कहा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि जब तू किसी चीज की वैल्यू को समझता है, तो उसे उसकी असली वैल्यू से कम कीमत पर खरीदना चाहिए। अगर किसी कंपनी की असली वैल्यू 100 रुपये है, तो तू उसे 70 या 60 रुपये में खरीदे। क्योंकि अगर तूने गलती भी की, तो तेरे पास सुरक्षा की जगह है। लेकिन अगर तू 120 रुपये में खरीदेगा और तू गलत निकला, तो तेरी मेहनत डूब जाएगी। रोहन गहरी सोच में डूब गया। अब उसे एहसास हुआ कि वो अब तक बिना सुरक्षा के पुल पर दौड़ रहा था। आदित्य ने कहा, जानता है रोहन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ निवेश की नहीं, जिंदगी की भी जरूरत है। रोहन ने पूछा, कैसे? मान ले कि तू हर महीने जितना कमाता है, उतना ही खर्च कर देता है, तो तू भी बिना सुरक्षा के जी रहा है। एक बीमारी, एक नौकरी का नुकसान या कोई आपातकाल, और सब बिखर जाएगा। लेकिन अगर तू अपने खर्च से थोड़ा कम जीता है, बचत करता है और थोड़ी रकम अपने भविष्य की सुरक्षा में लगाता है, तो तू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना रहा है। आदित्य के शब्द रोहन के दिल में उतरते गए। वो सिर्फ निवेश नहीं, जीवन का दर्शन था। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज अचीव्ड बाय पेइंग लेस देन व्हाट समथिंग इज वर्थ। यानी कि समझदारी उसी में है जब हम चीजों को उनकी कीमत से कम पर अपनाते हैं, चाहे वो शेयर हो, निर्णय हो या रिश्ते। रोहन को अपने पिता की याद आई। जब वो छोटा था, उनके पिता ने एक छोटा बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने बैंक से कर्ज लिया और हर पैसा निवेश में झोंक दिया। किसी ने उन्हें कहा था, जोखिम लो, तभी बड़ा बनोगे। पर वो भूल गए थे कि जोखिम बिना सुरक्षा के नहीं लिया जाता। एक मंदी आई और सब खत्म हो गया। उस रात रोहन के घर में सिर्फ सन्नाटा था और पिता की आंखों में आंसू। वो याद अब धुंधली नहीं रही। आज उसे समझ में आया कि उसके पिता को बस एक चीज की कमी थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर उन्होंने थोड़ा बचाकर, थोड़ा सोचकर और थोड़ा सुरक्षित रहकर काम किया होता, तो वो गिरावट बस एक झटका होती, तबाही नहीं। अगले कुछ महीनों में रोहन ने अपने निवेश का तरीका बदल दिया। अब वो हर स्टॉक को खरीदने से पहले खुद से 3 सवाल पूछता। क्या यह कंपनी वाकई मजबूत है? क्या मैं इसे इसकी असली वैल्यू से कम में खरीद रहा हूँ? अगर मैं गलत निकला, तो क्या मेरे पास सुरक्षा है? धीरे धीरे उसने अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां जोड़ी जिनकी नींव मजबूत थी, जैसे कोई मजबूत किला जो हर तूफान में खड़ा रहे। वो अब मार्केट की चमक दमक से नहीं, उसकी अंदरूनी ताकत से प्रभावित होता था। वो बेंजामिन ग्राहम के शब्दों को बार बार दोहराता, द पर्पस ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टू रेंडर दी फोरकास्ट अननेसेसरी। यानी, अगर तूने पर्याप्त सुरक्षा ली है, तो भविष्य की भविष्यवाणी करने की जरूरत ही नहीं। एक बार फिर मार्केट गिरा। टीवी पर एंकर चिल्ला रहे थे, क्रैश, इन्वेस्टर्स पैनिक, सेल नाउ। लेकिन रोहन अब वो इंसान नहीं रहा था जो लाल स्क्रीन देखकर कांप जाता था। उसने मुस्कुराकर अपने पोर्टफोलियो को देखा। हर कंपनी वही थी जिसे उसने समझदारी से चुना था, मजबूत नींव, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। वो बोला, जाओ मिस्टर मार्केट, आज तुम जितना भी गिर जाओ, मैं तैयार हूं। मेरी नींव मजबूत है। उसके भीतर एक गहरी शांति थी, क्योंकि उसे पता था,
सच्चा निवेशक वही है जो गिरावट से डरता नहीं, बल्कि उसे अवसर की तरह देखता है। उस शाम वो अपने कमरे में बैठा और खुद को आईने में देखा। वो मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सीखें सिर्फ उसके पैसों को नहीं, उसकी सोच को बदल रही थी। अब वो रिश्तों में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने लगा था। थोड़ा भरोसा, थोड़ा धैर्य और थोड़ा माफ करने की जगह छोड़ना, क्योंकि उसने समझ लिया था जीवन में भी सुरक्षा की दीवार उतनी ही जरूरी है जितनी निवेश में। कुछ दिनों बाद आदित्य ने उससे पूछा, तो अब कैसा लग रहा है? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे लगता है कि मार्केट सिर्फ ग्राफ और नंबर नहीं, ये मेरे अंदर की यात्रा है। मैं हर दिन खुद को थोड़ा और सुरक्षित बना रहा हूँ, अपने फैसलों में, अपने रिश्तों में, अपने निवेश में। आदित्य ने सिर हिलाया। याद रख, रोहन, जो इंसान अपनी सुरक्षा खुद बनाता है, वही असली आजाद होता है। और उस दिन रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ निवेश की रणनीति नहीं, ये जीवन का कवच है। सीख, बेंजामिन ग्राहम हमें ये नहीं सिखाते कि मार्केट कैसे हराया जाए, वो हमें सिखाते हैं कि खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि सच्चा निवेश सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि गलतियों से बचना है। दोस्तों, अब हमारी कहानी पहुंच चुकी है उस मुकाम पर जहां असली परीक्षा शुरू होती है। न मार्केट की, न कंपनियों की, बल्कि मनुष्य की अपनी भावनाओं की। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, द इन्वेस्टर्स वर्स्ट एनिमी इज नॉट द मार्केट इटसेल्फ बट हिज ओन इमोशंस। और इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे रोहन अपनी भावनाओं, डर, लालच और अधीरता से लड़ना सीखता है और एक सच्चा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनता है। भाग 3, भावनाओं की जंग, डर, लालच और अनुशासन का इम्तिहान। मार्च का महीना था। गर्मी की शुरुआत के साथ ही मार्केट में भी गर्मी चढ़ी हुई थी। हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूब चैनल, हर व्हाट्सएप ग्रुप में बस एक ही शोर था, बुल रन आ गया है। ये कंपनी अगले 6 महीनों में 10 गुना होगी। अब जो नहीं खरीदेगा वो पछताएगा। रोहन, जो अब तक काफी अनुशासन में जी रहा था, भी इस जोश से अछूता नहीं रह सका। उसके अंदर एक पुरानी आवाज जाग उठी, कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊं? एक शाम उसने अपने ऑफिस के साथियों को बातें करते सुना, भाई, आरटेक का शेयर देख, हर दिन 5% ऊपर जा रहा है। हाँ, मैं तो 2 लाख लगा चुका हूँ, तू भी लगा दे। रोहन ने भी 4 देखा। सचमुच, पिछले 3 महीनों में वो शेयर लगातार बढ़ा था। उसे लगा, इतने लोग गलत नहीं हो सकते। और फिर उसने एक इम्पल्सिव निर्णय लिया, अपने सेविंग्स का बड़ा हिस्सा उसी में निवेश कर दिया। पहले 2 हफ्तों तक सब कुछ शानदार चला। हर दिन शेयर ऊपर जा रहा था। वो मुस्कुराता, खुद को समझदार महसूस करता और सोचता, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन फिर तीसरे हफ्ते एक न्यूज़ आई, कंपनी के खिलाफ एक जांच शुरू हुई थी। अगले ही दिन शेयर 15% गिरा, उसके अगले दिन 20% और नीचे। रोहन का दिल धक से रह गया। उसे वही पुराना डर महसूस हुआ, वही जो उसने महीनों पहले छोड़ा था। रात भर वो जागता रहा, लैपटॉप स्क्रीन पर गिरती कीमतें देखता और खुद से कहता, क्या मैं सब खो दूंगा? बेच दूं? या रुकूं? सुबह उसने आदित्य को फोन किया, यार, सब गिर रहा है, मैं क्या करूं? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, पहले सांस ले। रोहन ने गहरी सांस ली। अब बोल, तूने वो कंपनी क्यों खरीदी थी? रोहन ने चुपचाप जवाब दिया, क्योंकि सब ले रहे थे। आदित्य ने हल्की हंसी हंसी, यानी तूने निवेश नहीं किया, तूने भीड़ के साथ जुआ खेला। फिर आदित्य ने कहा, ग्राहम कहते हैं, एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज अ रियलिस्ट हु सेल्स टू ऑप्टिमिस्ट्स एंड बाइज फ्रॉम पेसिमिस्ट्स। मतलब, जब सब लालच में हो, तू शांत रह, जब सब डर में हो, तू अवसर देख। रोहन ने स्क्रीन को फिर देखा। अब वो समझ रहा था कि असली जंग मार्केट से नहीं, अपने अंदर के डर और लालच से थी। आदित्य ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार जंगल में 2 शिकारी गए। दोनों ने एक हिरन देखा। पहला बोला,
अगर मैं इसे पकड़ लूं तो आज रात दावत है। दूसरा बोला, अगर मैंने इसे जल्दी पकड़ने की कोशिश की और गलती की तो हाथ खाली रह जाएगा। पहला लालच में भागा और फंस गया। दूसरा धैर्य से इंतजार करता रहा और सही वक्त पर उसे पकड़ लिया। निवेश भी वैसा ही है, रोहन। अगर तू लालच में भागेगा तो खोएगा, अगर तू धैर्य से खेलेगा तो जीतेगा। उस दिन के बाद रोहन ने अपने निवेश की एक नई योजना बनाई। उसने तय किया कि अब वो किसी भी शेयर को खरीदने से पहले 3 दिन इंतजार करेगा। न्यूज़, रिपोर्ट, बैलेंस शीट और असली वैल्यू देखेगा। वो खुद से कहता, अगर मुझे किसी चीज को खरीदने में जल्दबाजी हो रही है तो शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। धीरे धीरे उसने सीखा, अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, न कि उन्हें अनदेखा करना। क्योंकि भावनाएं इंसान को मानव बनाती हैं, लेकिन अनुशासन ही उसे निवेशक बनाता है। कुछ महीनों बाद मार्केट में एक बड़ा गिरावट आई। हर जगह अफरातफरी थी। लोग अपने पोर्टफोलियो बेच रहे थे। मीडिया में चीख पुकार थी। रोहन ने अपने अकाउंट को देखा। कई स्टॉक्स लाल थे, पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, जो गिरता है वही सिखाता है कि उड़ना कैसे है। वो जानता था कि उसकी चुनी हुई कंपनियां मजबूत हैं और उसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। वो बोला, मिस्टर मार्केट, अब तू चाहे जितना शोर मचा ले, मैं स्थिर हूं। रात को आईने में देखते हुए उसने खुद से कहा, पहले मैं डर से निर्णय लेता था, फिर मैं लालच से, अब मैं सिर्फ तर्क और धैर्य से लेता हूं। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तीसरी और शायद सबसे कठिन शिक्षा सीख ली थी, इमोशनल कंट्रोल। बेंजामिन ग्राहम के शब्द उसे याद आए। टू अचीव सैटिस्फैक्टरी इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इज ईजियर देन मोस्ट पीपल रियलाइज, टू अचीव सुपीरियर रिजल्ट्स इज हार्डर देन इट लुक्स। यानी कि संतोषजनक परिणाम पाना आसान है, लेकिन असाधारण परिणाम पाने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कुछ महीनों बाद मार्केट धीरे धीरे फिर संभला। जहां बाकी लोग तबाह हो गए थे, रोहन स्थिर रहा, क्योंकि उसने न डर में बेचा न लालच में खरीदा। अब उसका पोर्टफोलियो फिर से हरा था, पर इस बार उसकी जीत का रंग अलग था। ये समझ की जीत थी, न कि पैसे की। आदित्य ने जब उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो बोला, अब तू समझ गया कि मार्केट में अमीर वो नहीं बनता जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो जो सबसे देर तक ठहर सकता है। रोहन अब सिर्फ निवेश में नहीं, जिंदगी में भी वही नियम अपनाने लगा। जब किसी रिश्ते में गुस्सा आता तो वो सोचता, यह भी एक मार्केट की गिरावट जैसी है। अगर मैं डर में बेच दूं, यानी रिश्ते तोड़ दूं, तो शायद बाद में पछताऊंगा। वो रुकता, सोचता और समझदारी से फैसला करता। वो जान गया था कि भावनाओं का नियंत्रण ही हर सफलता की जड़ है। एक दिन आदित्य ने पूछा, तो अब तू मार्केट को कैसे देखता है? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं उसे युद्ध भूमि समझता था, अब मैं उसे आईना समझता हूँ। वो मेरे डर, लालच और अधीरता को दिखाता है और मुझे सिखाता है कि खुद पर जीत ही असली मुनाफा है। आदित्य ने उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश, अब तू सिर्फ एक निवेशक नहीं, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन गया है। रोहन ने आकाश की ओर देखा। शहर की रोशनी में भी अब उसे एक शांति दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब वह जानता था, बुद्धिमत्ता का अर्थ है भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन का अर्थ है धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना। सीख। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें बताती है कि निवेश का सबसे बड़ा इम्तिहान हमारे अंदर होता है। डर हमें जल्दी बेचने पर मजबूर करता है, लालच हमें बिना सोचे खरीदने पर, लेकिन अनुशासन वही हमें स्थिर रखता है। क्योंकि सच्चा निवेशक वही है जो कह सके, मैं मार्केट को नहीं बदल सकता, पर मैं खुद को जरूर संभाल सकता हूँ। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां रोहन सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं, बल्कि किसी चीज की सच्ची कीमत को समझना सीखता है। ये वही शिक्षा है जो बेंजामिन ग्राहम की किताब
द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का दिल है, जहां निवेश सिर्फ खरीद बिक्री नहीं बल्कि मूल्य की खोज बन जाता है। भाग 4, सच्ची वैल्यू की खोज, इंट्रिंसिक वैल्यू का रहस्य। शहर की सुबह शांत थी। रोहन अपनी बालकनी में बैठा था। सामने सूरज धीरे धीरे उग रहा था, जैसे हर दिन उसे याद दिलाने आता हो कि हर अंधकार के बाद रोशनी आती है। उसके हाथ में अब कोई मार्केट रिपोर्ट नहीं थी, नहीं कोई स्टॉक चार्ट। वो बस सोच रहा था, आखिर किसी चीज की असली कीमत क्या होती है? उसके मन में ये सवाल पिछले कुछ हफ्तों से गूंज रहा था, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा था कि मार्केट में कीमत और मूल्य दो बहुत अलग चीजें हैं। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। यानी कीमत वो है जो तुम चुकाते हो और मूल्य वो है जो तुम पाते हो। एक शाम आदित्य ने रोहन को बुलाया। वो दोनों पुराने पार्क की बेंच पर बैठे थे, जहां अक्सर उनकी सबसे गहरी बातें होती थीं। आदित्य ने पूछा, रोहन, तेरे हिसाब से किसी कंपनी की कीमत क्या होती है? रोहन बोला, जो मार्केट तय करता है। आदित्य मुस्कुराया, गलत। वो उसकी कीमत नहीं, बस उसका मूड है। वो बोला, मार्केट रोज कीमत बताता है, पर असली वैल्यू हमेशा अंदर छिपी रहती है। जैसे किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है, वैसे ही किसी कंपनी की असली पहचान उसके शेयर प्राइस से नहीं, उसके अंदरूनी मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, से होती है। आदित्य ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और कहा, इस पत्थर की बाजार में कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे मंदिर की दीवार में जड़ दे तो ये पूजनीय बन जाता है, क्योंकि अब इसका संदर्भ बदल गया है। फिर उसने कहा, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब यही है, किसी चीज की वो कीमत जो उसकी असली क्षमता, उसकी बुनियाद और उसके भविष्य पर आधारित हो, न कि दूसरों की राय पर। रोहन ने गहरी सांस ली। मतलब, मुझे किसी कंपनी के अंदर झांकना होगा, न कि सिर्फ उसके चार्ट में? बिल्कुल, आदित्य ने कहा। कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका मुनाफा कैसा है, उसका प्रबंधन कितना भरोसेमंद है, ये सब मिलकर उसकी असली वैल्यू तय करते हैं। मार्केट चाहे कल 10% ऊपर जाए या 20% नीचे, वो सिर्फ हवा है। असल इमारत तो उसकी बुनियाद है। उस रात रोहन घर लौटा। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, क्या मैं अपने जीवन में भी सिर्फ बाहरी चीजों की कीमत पर ध्यान देता हूँ? वो सोचने लगा, जब वो कॉलेज में था तो उसे वही लोग आकर्षक लगते थे जो दिखावे में बड़े थे। महंगे कपड़े, बड़ी कारें, सोशल मीडिया पर चमक। पर जब उसने उनकी जिंदगी करीब से देखी तो वहाँ खोखलापन था। कोई सच्ची शांति नहीं, कोई असली मूल्य नहीं। वो मुस्कुराया। शायद इंसानों में भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। बेंजामिन ग्राहम ने जो निवेश के लिए कहा था, अब वो उसे जीवन पर लागू कर रहा था। इन द शॉर्ट रन, द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन, इट इज अ वेइंग मशीन। यानी, छोटे समय में दुनिया सिर्फ लोकप्रियता देखती है, लेकिन लंबे समय में असली वजन, असली मूल्य सामने आता है। कुछ हफ्तों बाद रोहन के सामने एक परीक्षा आई। उसके ऑफिस के एक सहकर्मी, राहुल, ने उसे एक गुप्त टिप दी। भाई, ये नया स्टार्टअप अगले महीने आईपीओ ला रहा है, तू अभी इसमें निवेश कर ले। सब अंदर वाले लगा रहे हैं, पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। पहले वाला रोहन शायद तुरंत मान जाता, लेकिन अब उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस कंपनी की असली वैल्यू जानता हूँ? उसने शोध किया। कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव था, कर्ज बहुत ज्यादा था और उनका बिजनेस मॉडल टिकाऊ नहीं लग रहा था। पर मीडिया में शोर था, ये भविष्य की कंपनी है। उसके अंदर फिर वही पुरानी आवाज आई, क्या मैं मौका खो दूंगा? लेकिन फिर उसे आदित्य की आवाज याद आई। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भीड़ की नहीं, तर्क की सुनता है। उसने निवेश नहीं किया। कुछ महीनों बाद वही कंपनी घाटे में चली गई। राहुल के पैसे डूब गए। रोहन ने एक गहरी सांस ली। कभी कभी ना कहना भी सबसे बड़ा निवेश होता है। एक शाम आदित्य और रोहन साथ में मार्केट रिपोर्ट देख रहे थे। आदित्य ने पूछा, रोहन,
अब तू किस चीज में निवेश करेगा? रोहन ने जवाब दिया, उसमें जो लोकप्रिय नहीं है लेकिन मूल्यवान है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू समझ गया है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस व्यक्ति जैसा है जो भीड़ में शांति से खड़ा रहता है। वो हर चमक को सोना नहीं समझता। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, Obvious prospects for physical growth in a business do not translate into obvious profits for investors. मतलब, जो चीज बाहर से बढ़ती दिख रही है, वो जरूरी नहीं कि अंदर से भी मजबूत हो। रोहन अब हर कंपनी का विश्लेषण वैसे करता जैसे किसी व्यक्ति का चरित्र। क्या ये भरोसेमंद है? क्या ये अपने वादों पर खरा उतरती है? क्या इसका भविष्य स्थिर है? धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ निवेश सिखाने वाली किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। क्योंकि असली निवेश वही है जहां हम मूल्य को पहचानते हैं, न कि चमक को। कई महीने बीत गए। रोहन का पोर्टफोलियो स्थिरता से बढ़ रहा था। न कोई चमत्कारी उछाल, न कोई बड़ी गिरावट, बस एक मजबूत, भरोसेमंद रफ्तार। एक सुबह वो अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था, जहां उसने लिखा था, मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूं। वो मुस्कुराया और नया वाक्य लिखा, अब मैं स्थायी रूप से बुद्धिमान बनना चाहता हूं। वो समझ गया था कि बेंजामिन ग्राहम का असली संदेश यही था। The goal of the intelligent investor is to avoid serious mistakes, not to achieve extraordinary performance. यानी, बुद्धिमान निवेशक का मकसद असाधारण लाभ नहीं, बल्कि गंभीर नुकसान से बचना होता है। शाम को आदित्य उसके घर आया। दोनों छत पर बैठे, चाय की प्याली हाथ में लिए आसमान को देख रहे थे। रोहन ने कहा, अब मैं हर चीज में उसकी असली वैल्यू ढूंढने लगा हूं। चाहे वो स्टॉक हो, रिश्ता हो या खुद मेरी जिंदगी। आदित्य ने कहा, यही तो असली समझ है, रोहन। जब तू दिखावे के पार देखने लगे, तो तू सिर्फ एक निवेशक नहीं, एक जागरूक इंसान बन जाता है। रोहन ने आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे शांत थे, पर चमकते थे। वो मुस्कुराया। शायद असली वैल्यू भी ऐसी ही होती है, शांत, स्थिर, लेकिन गहराई में उज्ज्वल। सीख। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिखाती है कि सच्ची वैल्यू कभी सतह पर नहीं दिखती। उसके लिए धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे ज्यादा विश्वास चाहिए। कीमतें बदलती रहती हैं, पर मूल्य हमेशा स्थिर रहता है। और जो इंसान मूल्य को पहचानना सीख जाता है, वो सिर्फ मार्केट में नहीं, जिंदगी में भी अमीर बन जाता है। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचेगी, जहां रोहन समझता है कि असली सफलता किसी तेज रास्ते से नहीं आती, बल्कि समय, धैर्य और अनुशासन की परीक्षा से गुजरकर ही मिलती है। ये भाग द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की उस आत्मा को उजागर करेगा जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से दूर रहकर लॉन्ग टर्म विजडम को अपनाने की बात करती है। भाग 5, दीर्घकालिक दृष्टि, समय की परीक्षा और धैर्य का जादू। रात के 11 बज रहे थे। रोहन अपनी डेस्क पर बैठा था। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका पोर्टफोलियो खुला था। कुछ स्टॉक्स लाल में थे, कुछ हरे में। पहले जब वो ऐसा देखता था तो उसका दिल तेज धड़कने लगता था। लाल मतलब डर, हरा मतलब खुशी। लेकिन आज वो बस देख रहा था, शांत और गहरे सागर की तरह। उसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक हल्की मुस्कान थी। क्योंकि अब वो समझ चुका था, मार्केट की हर हरकत कोई खतरा नहीं, बस समय की सांसें हैं। कुछ हफ्ते पहले की बात है। आदित्य ने रोहन से पूछा था, रोहन, अगर मैं तुझे 2 बीज दूं, एक ऐसा जो 1 महीने में फूल देगा और दूसरा जो 5 साल बाद पेड़ बनेगा, तो तू कौन सा लगाएगा? रोहन ने सोचा और बोला, पहले वाला, ताकि जल्दी परिणाम दिखे। आदित्य मुस्कुराया। और 5 साल बाद? रोहन चुप हो गया। आदित्य ने कहा, बुद्धिमान निवेशक वही है जो पेड़ वाला बीज लगाता है, क्योंकि वो जानता है, शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब जड़ें गहरी होंगी, तो उसकी छाव आने वाली पीढ़ियों को ठंडक देगी। रोहन ने याद किया कि जब उसने पहली बार शेयर बाजार में कदम रखा था,
तो उसे लगता था कि स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो हर दिन स्टॉक्स खरीदता बेचता है। पर अब उसे पता चला कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट में फर्क है। स्मार्ट लोग तेजी से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, पर इंटेलिजेंट लोग समय को अपना साथी बना लेते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। यानी निवेशक की सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर होती है। और यही रोहन की सच्ची लड़ाई थी। अपने अंदर के अधीरपन से, उस बेचैनी से जो हर दिन कुछ करने को कहती थी। एक दिन मार्केट अचानक 10% गिर गया। हर जगह डर था। न्यूज़ चैनल्स चिल्ला रहे थे, इकोनॉमिक स्लोडाउन। लोग अपने पैसे निकाल रहे थे। ट्विटर पर हंगामा था। रोहन का फोन बजा। राहुल था, उसका पुराना सहकर्मी। भाई, सब बेच दे, मार्केट गिर रहा है। रोहन शांत स्वर में बोला, गिरना भी तो यात्रा का हिस्सा है राहुल। राहुल झल्लाया, तू समझ नहीं रहा, नुकसान हो जाएगा। रोहन मुस्कुराया, अगर मैं अपनी वैल्यू पर भरोसा नहीं रखूंगा तो मैं किस चीज का निवेशक हूं। उसने कुछ नहीं बेचा। उसने याद किया बेंजामिन ग्राहम का सिद्धांत, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। और वह बोला, अभी मार्केट वोट दे रहा है डर को, लेकिन लंबी दौड़ में सिर्फ सच्चा मूल्य जीतेगा। 6 महीने बाद वही स्टॉक्स जो गिर गए थे अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिर 1 साल बाद वो 40% ऊपर थे। रोहन को लगा जैसे प्रकृति ने खुद उसकी परीक्षा ली हो। पहले बारिश आई, फिर धूप निकली, फिर पेड़ ने फल दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, समय से डरना नहीं चाहिए, उसे साथी बनाना चाहिए। अब वो रोज चार्ट नहीं देखता था। वो किताबें पढ़ता था, वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगेर, ग्राहम के पुराने लेक्चर। और हर बार उसे एक ही बात महसूस होती थी, धैर्य ही असली समझ है। धीरे धीरे ये सोच उसके जीवन के हर हिस्से में उतरने लगी। जब ऑफिस में प्रमोशन में देर हुई तो उसने घबराना छोड़ दिया। जब कोई रिश्ता कठिन दौर से गुजरा तो उसने कहा, शायद अभी जड़ें बन रही हैं। वो जान चुका था, हर अच्छी चीज को बनने में समय लगता है। बेंजामिन ग्राहम ने एक जगह लिखा था, टू अचीव सैटिस्फैक्टरी इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इज ईजियर देन मोस्ट पीपल रियलाइज, टू अचीव सुपीरियर रिजल्ट्स इज हार्डर देन इट लुक्स। यानी साधारण लेकिन स्थिर नतीजे पाना मुश्किल नहीं है, पर असाधारण बनने के लिए धैर्य की गहराई चाहिए। 3 साल बीत गए। रोहन अब शहर की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में सलाहकार था। लोग उससे पूछते, सर, कौन सा स्टॉक डबल करेगा? वो मुस्कुराकर कहता, वो जो तू 5 साल तक बिना डर के रख सके। उसके क्लाइंट्स को हैरानी होती, इतना लंबा समय? और वो जवाब देता, अगर तू एक बीज लगाता है तो तू कल फल नहीं खा सकता। अब उसकी बातों में शांति थी, उसकी आंखों में यकीन था। वो जानता था, टाइम प्लस डिसिप्लिन वेल्थ। एक छोटी कहानी। एक बार एक बूढ़ा माली था जो हर दिन अपने बगीचे में पेड़ लगाता था। किसी ने उससे पूछा, तू इतने पेड़ क्यों लगा रहा है? तू तो तब तक जिंदा भी नहीं रहेगा जब ये फल देंगे। माली मुस्कुराया और बोला, किसी ने मेरे लिए पेड़ लगाए थे, अब मेरी बारी है। रोहन को ये कहानी आदित्य ने सुनाई थी। वो अक्सर सोचता, शायद निवेश भी ऐसा ही है। तू आज लगाता है ताकि कल कोई और भी इसकी छाव पा सके। एक दिन आदित्य बीमार पड़ गया। उसकी उम्र बढ़ चुकी थी। रोहन उससे मिलने गया। आदित्य ने उसका हाथ थामा और कहा, रोहन, याद रख, निवेश में और जीवन में, दोनों में, सबसे अमीर वो नहीं जो सबसे तेज भागे, बल्कि वो जो सबसे लंबी दौड़ दौड़े। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया था कि ये सिर्फ निवेश की बात नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन था। 5 साल बाद रोहन अब अपने परिवार के साथ अपने नए घर में था। बगीचे में एक नीम का पेड़ लगा था, वही पेड़ जो उसने आदित्य के साथ लगाया था। वो हर सुबह उसे पानी देता और मुस्कुराकर कहता,
तेरी छाव अब मेरे बच्चों तक जाएगी। वो पेड़ जैसे उसके जीवन का प्रतीक था। धीरे धीरे बढ़ा, तूफानों से गुजरा, पर जड़ों में मजबूती थी। रोहन अब समझ गया था, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि निवेश की सबसे बड़ी ताकत है। बेंजामिन ग्राहम की यह शिक्षा उसके दिल में गहराई से बस चुकी थी। द रियल मनी इन इन्वेस्टिंग विल बी मेड, नॉट बाय बाइंग और सेलिंग, बट बाय वेटिंग। वो मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। अब मैं समय से नहीं डरता, क्योंकि मैंने उसे अपना साथी बना लिया है। निष्कर्ष, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें ये नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बने, बल्कि ये सिखाती है कि धैर्यवान, स्थिर और समझदार कैसे बने। समय अगर सही दिशा में लगाया जाए, तो वही आपका सबसे बड़ा निवेशक बन जाता है। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे प्रतीकात्मक और गहराई भरे हिस्से में पहुंचने वाली है। बेंजामिन ग्राहम का सबसे प्रसिद्ध विचार, मिस्टर मार्केट, एक ऐसा काल्पनिक पात्र जो हर निवेशक की सोच, धैर्य और समझ की परीक्षा लेता है। ये वही भाग है जहां रोहन सीखता है कि बाजार दुश्मन नहीं, बल्कि एक पागल दोस्त है, जो कभी खुशी में चिल्लाता है, कभी डर में कांपता है। और एक बुद्धिमान निवेशक को यही सीखना होता है कि उसे कब सुनना है और कब नजरअंदाज करना है। भाग 6, मिस्टर मार्केट, बाजार का पागल दोस्त और हमारी समझ की परीक्षा। सर्दियों की एक सुबह थी। रोहन अपनी बालकनी में चाय पी रहा था। चारों ओर धुंध थी और हवा में एक अजीब सी शांति। लेकिन उसके फोन पर नोटिफिकेशन की बौछार थी। सेंसेक्स 800 पॉइंट्स नीचे गिरा। निवेशकों में घबराहट। सेल ऑफ जारी। वो मुस्कुराया। कभी ऐसी खबरें उसकी सांसें रोक देती थी। आज वो बस देख रहा था, जैसे कोई अनुभवी कप्तान तूफान को शांत निगाहों से देखता है, क्योंकि अब उसे पता था, बाजार डर से नहीं चलता, वह मूड से चलता है, और उस मूड का नाम है मिस्टर मार्केट। कई महीने पहले आदित्य ने रोहन को पहली बार मिस्टर मार्केट के बारे में बताया था। उस दिन शाम को वे पार्क में बैठे थे। आदित्य ने कहा, मान ले, तेरे पास एक पार्टनर है, उसका नाम है मिस्टर मार्केट। हर दिन वो तेरे पास आता है और कहता है, रोहन, आज मैं तेरे शेयर को 100 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। कभी अगले दिन वो कहता है, मुझे अब 70 रुपए में बेच दे। फिर तीसरे दिन, अब 150 रुपए में खरीदता हूँ। वो हर दिन अलग मूड में होता है, कभी बहुत खुश, कभी बहुत दुखी, कभी बेहद डरपोक। रोहन ने कहा, तो मैं क्या करूं? रोज उसके हिसाब से सौदा कर लूं? आदित्य मुस्कुराया, यही गलती सब करते हैं। बुद्धिमान निवेशक वो है जो मिस्टर मार्केट को अपने मालिक की तरह नहीं, बल्कि अपने नौकर की तरह देखता है। शुरुआत में रोहन को ये बात समझ में नहीं आई थी। वो रोज कीमतों को देखता, ऊपर जाने पर खुश, नीचे आने पर दुखी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका मूड अब मार्केट के मूड पर निर्भर नहीं कर सकता। बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था, द मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू इंस्ट्रक्ट यू। यानी, मार्केट तुम्हारी सेवा के लिए है, तुम्हें सिखाने के लिए नहीं। और यही समझ धीरे धीरे रोहन के भीतर उतर रही थी। एक दिन, जैसे भाग्य ने बेंजामिन ग्राहम की कहानी को हकीकत में बदल दिया हो, रोहन के दिमाग में मिस्टर मार्केट सचमुच एक किरदार बन गया। उसने कल्पना की, सामने एक अजीब आदमी खड़ा है, जो हर दिन अलग मूड में आता है। एक दिन हंसता हुआ बोला, रोहन, तेरे शेयर अब सोने जैसे हैं, सब खरीद रहे हैं, जल्दी कर। दूसरे दिन वही आदमी आंसू पोंछते हुए बोला, सब खत्म हो गया, बेच दे, वरना देर हो जाएगी। रोहन बस हंसता और कहता, शांत हो जाओ, मिस्टर मार्केट, मैं अभी कुछ नहीं बेचूंगा। अब उसे समझ आ गया था कि मिस्टर मार्केट कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब है। कुछ हफ्तों बाद मार्केट में तेजी आई। हर जगह लोग मुनाफे की बात कर रहे थे। नए निवेशक रोज नए स्टॉक खरीद रहे थे। रोहन के पुराने दोस्त राहुल ने फिर फोन किया, भाई, सब पैसे बना रहे हैं, तू पीछे क्यों है? ये मौका बार बार नहीं आता। रोहन ने मुस्कुराकर कहा,
हर बार जब सब मौका कहते हैं, मिस्टर मार्केट मुझे चेतावनी देता है, सावधान रह। वो जान चुका था, जब सब डरते हैं तो मौके पैदा होते हैं, जब सब लालच में हैं तो खतरा बढ़ता है। ये बेंजामिन ग्राहम की वही शिक्षा थी जो वॉरेन बफेट ने बाद में सरल शब्दों में दोहराई। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यानी जब सब लालची हों तो डरना, और जब सब डरें तो अवसर देखना। एक दिन मार्केट में बड़ी गिरावट आई। कई स्टॉक्स 20% तक नीचे गए। राहुल ने घबराकर सब बेच दिया। रोहन ने सिर्फ अपने दामान से पसीना पोंछा और गहरी सांस ली। वो बोला, ये वो दिन है जब मिस्टर मार्केट मुझसे सस्ता सौदा करवाना चाहता है। उसने कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीदे जिनकी वैल्यू वो पहले से जानता था। उसने सोचा, अगर कोई मुझे 100 रुपए की चीज 70 रुपए में बेच रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है, उसका नहीं। ये सोच ही उसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बना रही। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मिस्टर मार्केट, अब मैं तुझसे नहीं डरता। तेरे मूड मेरे निर्णय तय नहीं करेंगे। जब तू हंसेगा, मैं संयम रखूंगा। जब तू रोएगा, मैं अवसर देखूंगा। उसने पन्ने पर आखिरी लाइन लिखी, मैं अब भावनाओं से नहीं, मूल्यों से व्यापार करूंगा। कई साल गुजर गए। रोहन का पोर्टफोलियो अब स्थिरता से बढ़ रहा था। वो उतार चढ़ाव को घटनाएं मानता था, खतरा नहीं। वो नए निवेशकों को सिखाता, मिस्टर मार्केट से दोस्ती करो, लेकिन उसके मूड से नहीं। लोग कहते, सर, ये गिरावट डरावनी है। वो जवाब देता, गिरावट डरावनी नहीं, सस्ती है। अब मार्केट उसके लिए भावनाओं की परीक्षा नहीं, बल्कि अवसर का खेल बन चुका था। धीरे धीरे रोहन को एहसास हुआ कि मिस्टर मार्केट सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में है। कभी लोग तारीफ करते हैं, तू बहुत अच्छा कर रहा है। कभी वही लोग कहते हैं, तेरे बस की बात नहीं। पहले वो इन बातों से टूट जाता था, अब बस मुस्कुरा देता था। मिस्टर मार्केट आज फिर मूड में है। अब वो समझ गया था कि लोगों की राय भी उतनी ही अस्थिर है जितना स्टॉक मार्केट। पर मूल्य हमेशा स्थिर रहता है। एक दिन शाम को आदित्य उससे मिलने आया। दोनों ने चाय पी और पुराने दिनों की बातें की। आदित्य ने पूछा, तो अब तू मिस्टर मार्केट से डरता है? रोहन ने हंसते हुए कहा, नहीं, अब वो मेरा मनोरंजन करता है। दोनों ने हंसते हुए आसमान की ओर देखा, जहां बादल आ जा रहे थे, पर सूरज फिर भी मौजूद था। रोहन बोला, मिस्टर मार्केट बादल है और मूल्य सूरज। कभी कभी वो सूरज को ढक देता है, पर उसे मिटा नहीं सकता। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अब तू सच में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन गया है। सीख। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाती है कि बाजार का मूड तुम्हारी दिशा तय नहीं करना चाहिए। मिस्टर मार्केट से लड़ना नहीं है, बस ये समझना है कि वो हर दिन अलग सोच में रहेगा, और तुम्हारा काम है अपनी सोच को स्थिर रखना। यू आर नीदर राइट नो रॉन्ग बिकॉज द क्राउड डिसएग्रीज विद यू। यू आर राइट बिकॉज योर डेटा एंड रीजनिंग आर राइट। बेंजामिन ग्राहम। सच्चा निवेश वही है जहां तर्क भावनाओं पर जीतता है और स्थिरता उतार चढ़ाव से ऊपर उठती है। भाग 7, सुरक्षित निवेश की कला, जोखिम और विविधता का संतुलन। रात के 11 बज चुके थे। आरव अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था। उसके सामने कई चार्ट्स, ग्राफ्स और नंबर चमक रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा निवेश सही है, कौन सा खतरनाक। उसकी आंखों में फिर वही सवाल था, क्या मैं अब सच में एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन चुका हूं, या अभी भी किसी भ्रम में जी रहा हूं? उसके सामने बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खुली थी, और एक लाइन उसके दिल में गूंज रही थी, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। आरव ने धीरे से किताब बंद की और गहरी सांस ली। उसे याद आया वो वक्त जब उसने पहली बार बाजार में कदम रखा था, बिना सोचे समझे, सिर्फ रिटर्न्स के लालच में। उसने कभी नहीं सोचा था कि जोखिम, रिस्क
भी किसी छिपे हुए राक्षस की तरह उसके पीछे दौड़ता रहेगा। लेकिन अब वो जान चुका था, निवेश में असली जीत रिटर्न्स में नहीं, जोखिम को समझने और संभालने की कला में होती है। कुछ हफ्ते पहले की बात थी। आरव के दोस्त करण ने उसे कॉल किया। भाई, एक नए स्टार्टअप का आईपीओ आ रहा है। सब कह रहे हैं कि इसमें पैसा डबल हो जाएगा। आरव मुस्कुरा दिया। पहले वाला आरव तो बिना सोचे खरीद लेता, लेकिन अब नहीं। उसने शांति से पूछा, करण, क्या तुमने उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी? कंपनी पिछले 3 सालों से घाटे में है। तुम्हें क्या लगता है, ये स्थिर बिजनेस है या सट्टेबाजी? करण थोड़ा हिचकिचाया। भाई, सब लोग तो ले रहे हैं। आरव ने कहा, तो सबके साथ नदी में कूदना भी समझदारी है क्या? दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर आरव ने कहा, जोखिम तब नहीं होता जब हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। जोखिम तब होता है जब हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते थे, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आरव ने इस लाइन को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। उसने अब निवेश को एक बगीचे की तरह देखना शुरू कर दिया था, जहां हर पौधा अलग था, लेकिन सबका मकसद एक था, स्थिरता और विकास। उसके पोर्टफोलियो में अब सिर्फ शेयर नहीं थे, उसमें बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, कुछ रियल एस्टेट और थोड़ी नकदी भी थी। वो जान चुका था कि बाजार के तूफान में हर नाव एक साथ नहीं डूबती। कभी कभी स्टॉक्स गिरते थे, पर बॉन्ड्स उसे संभाल लेते। कभी रियल एस्टेट स्थिर रहता, तो कभी म्यूचुअल फंड्स अच्छा प्रदर्शन कर देते। आरव ने महसूस किया कि यही है सुरक्षित निवेश की असली कला, संतुलन का जादू। एक बार आरव अपने मेंटर मिस्टर मेहरा से मिलने गया। मिस्टर मेहरा उम्रदराज थे, लेकिन उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। आरव ने पूछा, सर, क्या ज्यादा जोखिम लेना ही ज्यादा रिटर्न का रास्ता है? मेहरा साहब मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं बेटा। जोखिम और रिटर्न का रिश्ता वैसा ही है जैसे आग और रोशनी का। थोड़ी आग तुम्हें गर्मी देती है, ज्यादा आग तुम्हें जला देती है। निवेश में भी ऐसा ही होता है। कुछ जोखिम जरूरी है ताकि पैसा बढ़े, लेकिन अगर तुम आग से खेलोगे तो जलोगे जरूर। आरव ने गहराई से सिर हिलाया। उसे समझ आ गया कि रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। और यही नियंत्रण ही एक सच्चे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पहचान है। कई बार ऐसा हुआ कि मार्केट गिरा 5%, फिर 10%, और लोग बेचने लगे। आरव के अंदर भी डर उठता, लेकिन वो खुद से कहता, ये जोखिम नहीं, ये परीक्षा है। वो ग्राहम की एक और बात याद करता, एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज वन हु सेल्स टू ऑप्टिमिस्ट्स एंड बाइज फ्रॉम पेसिमिस्ट्स। मतलब, जब सब घबराए, तब समझदार लोग मौके तलाशते हैं। जब सब लालच में खरीद रहे हों, तब समझदार लोग दूरी बनाए रखते हैं। आरव ने सीखा कि भावनाएं जोखिम को बढ़ा देती है। डर इंसान को बेचने पर मजबूर करता है। लालच उसे गलत चीज में निवेश करा देता है। इसलिए असली सुरक्षा भावनाओं पर नियंत्रण से शुरू होती है। धीरे धीरे आरव ने अपने सारे निवेशों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत लागू किया। वो अब किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले ये देखता कि उसकी वैल्यू और प्राइस में कितना अंतर है। अगर कोई स्टॉक अपनी असली कीमत से बहुत नीचे मिल रहा था, तो वही उसका मौका था। और साथ ही वो ये भी ध्यान रखता कि एक स्टॉक उसके पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा हिस्सा न बने। वो ग्राहम की सीख को दिल में उतार चुका था। द पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स, बट टू मिनिमाइज द चांस ऑफ लॉस। आरव अब निवेश में संतुलन और सुरक्षा दोनों का मिश्रण कर चुका था। उसके लिए निवेश अब कोई जुआ नहीं था, बल्कि एक रणनीति थी, एक अनुशासन था। एक रात आरव छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन मन में शांति थी। वो सोचने लगा, जीवन भी तो निवेश जैसा ही है। हमें हर चीज में संतुलन रखना पड़ता है। रिश्तों, करियर, सपनों और आराम, सब में एक सही अनुपात चाहिए। जैसे निवेश में विविधता हमें सुरक्षा देती है, वैसे ही जीवन में विविध अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं। वो मुस्कुराया,
शायद यही है बुद्धिमान निवेशक का असली अर्थ, वो जो सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि जीवन में भी समझदार बनता है। बेंजामिन ग्राहम की आवाज मन में गूंजी। टू बी एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज टू बी काम, पेशेंट एंड रैशनल, नॉट इमोशनल, हैस्टी और ग्रीडी। आरव ने आंखें बंद की। उसे एहसास हुआ कि वो अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो कुछ साल पहले था। वो अब बाजार से नहीं डरता था। वो अब जोखिम से भागता नहीं था। वो अब जानता था कि हर गिरावट एक अवसर है, हर उथल-पुथल एक सीख है। कहानी का सार। निवेश की दुनिया में सुरक्षा सिर्फ पैसे से नहीं आती। वो आती है ज्ञान, विविधता और आत्मनियंत्रण से। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि जोखिम से भागना नहीं, उसे समझना चाहिए। विविधता हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और असली निवेश सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि मानसिक शांति का भी होता है। भाग 8, 2 रास्ते, एक मंजिल। डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का दर्शन। रात के सन्नाटे में आरव अपनी बालकनी में बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं किसी मंदिर की घंटियां बज रही थी। उसके सामने टेबल पर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की वही पुरानी झुर्रीदार किताब रखी थी, जिसके पन्नों में अब सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि जीवन के अर्थ छिपे हुए थे। उसने धीरे से एक पन्ना पलटा। उस पन्ने पर लिखा था, There are two types of investors, the defensive and the enterprising. Both can be intelligent, but their approach to the market is different. आरव ने गहरी सांस ली और मन में सोचा, क्या मैं एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हूँ या एंटरप्राइजिंग? ये सवाल सिर्फ निवेश का नहीं था, ये सवाल जीवन का था। बेंजामिन ग्राहम की सोच अद्भुत थी। उन्होंने निवेश को किसी जटिल गणित की तरह नहीं बल्कि जीवन की तरह देखा। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपने लक्ष्य और अपनी क्षमता के अनुसार निवेश करना चाहिए। इसलिए उन्होंने 2 मार्ग बताए। डिफेंसिव इन्वेस्टर, रक्षात्मक निवेशक, वो जो सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है और जोखिम से दूर रहना चाहता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, सक्रिय निवेशक, वो जो थोड़ा जोखिम उठाने को तैयार है, मेहनत करता है और बाजार की अस्थिरता को अवसर में बदलना जानता है। आरव ने दोनों रास्तों को ध्यान से समझना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि इन 2 निवेशकों की सोच जीवन के 2 दर्शन जैसी है। आरव ने खुद से कहा, डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो बाजार के शोर में भी चुप रहना जानता है। वो जानता है कि हर ऊंचाई के बाद गिरावट होती है, इसलिए वो धैर्य रखता है। उसका लक्ष्य जल्दी अमीर बनना नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे स्थिरता के साथ बढ़ना होता है। वो जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेता, वो भावनाओं में बहकर शेयर नहीं खरीदता और सबसे अहम, वो अपनी सीमाओं को जानता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, द डिफेंसिव इन्वेस्टर्स चीफ एम इज टू अवॉइड सीरियस मिस्टेक्स एंड लॉसेस। आरव ने अपने शुरुआती नुकसान को याद किया। वो समझ गया कि डिफेंसिव होना कमजोरी नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी है। जैसे एक किसान बारिश का इंतजार करता है, लेकिन जमीन पहले तैयार करता है, वैसे ही एक डिफेंसिव इन्वेस्टर मौके का इंतजार करता है, लेकिन हमेशा तैयार रहता है। उसका पोर्टफोलियो सरल होता है, थोड़ा शेयर मार्केट में, थोड़ा बॉन्ड्स में, कुछ कैश रिजर्व में। वो विविधता बनाए रखता है और अपने पैसे को सुरक्षित हाथों में रखता है। आरव ने महसूस किया, कभी कभी धीमा चलना सबसे तेज सफर होता है। फिर आरव ने दूसरे मार्ग की ओर देखा, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का रास्ता। ये रास्ता आसान नहीं था। इसमें मेहनत, रिसर्च और आत्मविश्वास की जरूरत थी। बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था, द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर इज वन हु एक्सरसाइजेस केयर, स्किल एंड डिसिप्लिन इन सेलेक्टिंग सिक्योरिटीज दैट आर अंडरवैल्यूड। इसका मतलब था, वो व्यक्ति जो गहराई में जाकर वैल्यू ढूंढता है, जो किसी स्टॉक के पीछे का बिजनेस समझता है और बाजार की भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेता है। आरव के अंदर का विश्लेषक जाग उठा। उसे लगा, यही वो मार्ग है जो चुनौतियों से भरा है, लेकिन सीखों से भी। वो अब कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ता, बैलेंस शीट्स समझता, प्राइस टूनिंग रेशियो देखता और मार्केट की मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करता।
वो अब भीड़ का हिस्सा नहीं था। वो अब समझदार दर्शक था, जो भीड़ के व्यवहार को देखकर अवसर पहचानता था। बेंजामिन ग्राहम की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि एक रास्ता दूसरे से बेहतर है। उन्होंने कहा, बोथ डिफेंसिव एंड एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स कैन सक्सीड इफ दे नो देमसेल्व्स। यानी सफलता का राज इस बात में नहीं कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद को कितना जानते हो। आरव ने महसूस किया कि दोनों रास्तों की मंजिल एक ही है, सुरक्षित, समझदार और स्थिर निवेश। फर्क सिर्फ ये है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर अपने समय और मन की शांति को प्राथमिकता देता है, जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने प्रयास और रिसर्च को। जैसे जीवन में कुछ लोग सुरक्षा चाहते हैं और कुछ रोमांच, वैसे ही निवेश में भी हर इंसान का रास्ता अलग होता है, पर मंजिल वही होती है, वित्तीय स्वतंत्रता। उस रात आरव ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं कौन हूँ? वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं वह व्यक्ति हूँ जो रोज मार्केट देखना चाहता है, या वो जो साल में 2 बार पोर्टफोलियो चेक करके चैन की नींद लेना चाहता है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मुस्कुराते हुए लिखा, मैं डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग के बीच का इंसान हूँ। मैं वो हूँ जो सुरक्षित रहना चाहता है, लेकिन सीखते रहना नहीं छोड़ता। और यही तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली पहचान थी, संतुलन। कुछ दिनों बाद आरव फिर से अपने मेंटर मिस्टर मेहरा से मिलने गया। उन्होंने पूछा, तो आरव, अब तुमने तय कर लिया कि तुम कौन से निवेशक हो? आरव मुस्कुराया, सर, मैं दोनों का मिश्रण हूँ, डिफेंसिव भी, एंटरप्राइजिंग भी। मेहरा साहब हंसे, तो अब तुम समझ गए बेटा, निवेश में सबसे बड़ा रहस्य न तो शेयर है, नहीं रिटर्न्स, रहस्य है खुद को समझना। उन्होंने आगे कहा, देखो, डिफेंसिव होना तुम्हें बचाता है, एंटरप्राइजिंग होना तुम्हें बढ़ाता है, लेकिन इन दोनों के बीच का संतुलन, वही तुम्हें सच्चा निवेशक बनाता है। आरव के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसे लगा, उसने सच में कुछ बड़ा समझ लिया है, कुछ ऐसा जो आंकड़ों से परे है। आरव घर लौटते वक्त सोच रहा था, जीवन भी तो ऐसा ही है। कुछ लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्थिर नौकरी, परिवार की शांति, सीमित चाहते, और कुछ लोग अवसर चाहते हैं, बड़ा सपना, जोखिम और संघर्ष। लेकिन दोनों ही जीवन के रास्ते सही हैं, अगर इंसान खुद को समझ ले। वो समझ चुका था कि निवेश सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये आत्मज्ञान की यात्रा है। आरव ने किताब के आखिरी अध्याय में ग्राहम की एक पंक्ति पर अपनी नजर टिकाई, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। वो लाइन उसके दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ, शेयर मार्केट कभी असली दुश्मन नहीं होता। असली दुश्मन हमारी अधीरता, हमारा लालच और हमारा अहंकार होता है। अगर हम खुद को जीत लें, तो मार्केट हमेशा हमारा साथी बन सकता है। भाग का सार, डिफेंसिव इन्वेस्टर हमें सिखाता है सुरक्षा, धैर्य और सीमित जोखिम। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हमें सिखाता है रिसर्च, अनुशासन और अवसर पहचानना। और इन दोनों का मिश्रण हमें सिखाता है संतुलन, जो निवेश और जीवन दोनों में सफलता की कुंजी है। आरव अब सच में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन चुका था, क्योंकि उसने बाजार को नहीं, खुद को समझ लिया था। भाग 9, सुरक्षा से स्वतंत्रता तक, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सच्ची परिभाषा। रात के 12 बज चुके थे। शहर की रोशनियां अब मंद पड़ रही थीं और सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं। आरव अपनी छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। सितारे जैसे किसी पुराने दोस्त की तरह चमक रहे थे, चुप, शांत, लेकिन गहराई से बोलते हुए। उसके सामने एक कप चाय रखी थी, जो अब ठंडी हो चुकी थी, मगर उसके भीतर कुछ गर्म था, एक एहसास, एक शांति, जो उसने शायद पहली बार महसूस की थी। आज उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और देखा कि कई साल पहले उसने एक सपना लिखा था, मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरे पैसे मेरे लिए काम करें और मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकूं। वो मुस्कुराया। यही तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी, वो अवस्था
जब इंसान पैसों के लिए नहीं जीता, बल्कि पैसा उसके लिए जीता है। आरव ने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब हर महीने की एक तारीख को सैलरी आने का इंतजार होता था और महीने के आखिर में बिलों का डर। वो सोचता था कि पैसा जितना बड़ा होगा, डर उतना कम होगा। लेकिन असलियत उल्टी थी। पैसे का आकार नहीं, सोच का संतुलन डर को कम करता है। बेंजामिन ग्राहम की एक लाइन उसके मन में गूंज रही थी। द इन्वेस्टर्स गोल शुड नॉट बी टू गेट रिच क्विक, बट टू अचीव फ्रीडम स्लोली एंड श्योरली। आरव ने महसूस किया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पहला कदम है डर से आज़ादी। वो डर जो हमें लालची बनाता है, जल्दबाज बनाता है और गलती करवाता है। जब इंसान अपने खर्चे को नियंत्रित करना सीख लेता है, जब वो जान लेता है कि कम में भी शांति हो सकती है, तभी वो सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। आरव ने अब पैसे को मालिक नहीं, सेवक बना दिया था। पहले वो पैसों के पीछे भागता था, अब पैसा उसके लिए काम करता था। धीरे लेकिन स्थिरता से उसने अपने निवेशों से नियमित पैसिव इनकम बनानी शुरू की। किराए से, डिविडेंड से, बॉन्ड्स के ब्याज से, छोटी छोटी धाराएं मिलकर अब एक नदी बन रही थी। उसे एहसास हुआ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब करोड़पति बनना नहीं होता, बल्कि इतना होना कि समय और फैसले तुम्हारे हों। अब उसे ये सोचकर सुकून मिलता था कि अगर वो चाहे तो 1 साल का ब्रेक ले सकता है, बिना डर के, बिना किसी बॉस के। बेंजामिन ग्राहम ने हमेशा कहा था कि सुरक्षा ही निवेश की नींव है, और आरव ने अब समझ लिया था कि ये सुरक्षा केवल पैसों की नहीं होती, ये मानसिक होती है। वो अब जानता था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ शेयर मार्केट की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। जब तुम खर्च से ज्यादा कमाते हो, जब तुम उम्मीद से ज्यादा बचाते हो, और जब तुम भावनाओं से ज्यादा सोचते हो, तब तुम खुद के लिए एक सुरक्षा की दीवार बना लेते हो, और उस दीवार के भीतर ही जन्म लेती है स्वतंत्रता। एक शाम आरव अपनी माँ के साथ बालकनी में बैठा था। माँ ने पूछा, बेटा, तू आजकल इतना खुश क्यों लगता है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मेरे पास समय है माँ। पहले मैं पैसा कमाता था, अब समय कमा रहा हूँ। माँ हल्के से हंसी, समय कमाना? ये कौन सी नई बात है? आरव बोला, हाँ माँ, जब पैसे की चिंता नहीं रहती, तो जिंदगी के बाकी रंग देखने को मिलते हैं। अब मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। पढ़ना, घूमना, लिखना या बस शांत रहना। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही तो असली अमीरी है बेटा, जब दिल में कोई कमी ना रहे। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा, शायद यही वो पल था जब उसने फाइनेंशियल फ्रीडम का असली अर्थ समझ लिया। पहले आरव सोचता था कि धन यानी बहुत सारे नोट, बड़ी कार और बड़ा घर, पर अब उसके लिए धन का अर्थ था स्वतंत्रता से सोचना, समय पर सोना और उठना, परिवार के साथ बैठकर हंसना, किसी को ना कहने की हिम्मत होना। बेंजामिन ग्राहम की किताब ने उसे सिर्फ निवेश नहीं सिखाया, बल्कि जीना सिखाया। वो समझ गया था कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो अपने पैसे का इस्तेमाल अपनी आज़ादी खरीदने के लिए करता है, न कि और अधिक जकड़ने के लिए। आरव ने अपनी डायरी में लिखा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के 3 चरण थे। सुरक्षा, सिक्योरिटी, अपने खर्चों को समझो, कर्ज से दूर रहो और एक आपातकालीन फंड बनाओ। स्थिरता, स्टेबिलिटी, निवेश शुरू करो, विविधता लाओ और धीरे धीरे पैसिव इनकम बनाओ। स्वतंत्रता, फ्रीडम, जब तुम्हारी कमाई तुम्हारे खर्च से ज्यादा और स्थायी हो जाए, तब तुम आजाद हो जाते हो, सचमुच। आरव अब उस तीसरे चरण में था, लेकिन उसने महसूस किया कि स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी भी होनी चाहिए। अब आरव को मार्केट के उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता था। कभी शेयर गिरते, कभी बढ़ते, लेकिन उसके मन की स्थिरता अब हिलती नहीं थी। वो खुद से कहता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अबाउट एस्केपिंग वर्क, इट्स अबाउट हैविंग द फ्रीडम टू चूज मीनिंगफुल वर्क।
उसे अब अपने जुनून के काम करने का मौका मिला था। वो अब वित्तीय शिक्षा पर वीडियो बनाता था, लोगों को सिखाता था कि कैसे सही सोच से गलत फैसलों से बचा जा सकता है। वो अब पैसे के लिए नहीं, मूल्य के लिए काम करता था। एक दिन आरव ने पुराने दोस्तों से मुलाकात की। सबने कहा, भाई, अब तू बहुत सफल हो गया। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, अब मैं सिर्फ शांत हो गया हूं। क्योंकि अब वो जानता था, सच्ची अमीरी तब आती है जब तुम अपने फैसले खुद ले सको। बेंजामिन ग्राहम ने जो बीज बोया था, वो अब आरव के जीवन में एक पेड़ बन चुका था। मजबूत, शांत और जीवनदायी। भाग का सारांश। आरव की इस यात्रा से हमें जो सबसे गहरी सीख मिलती है, वो यह है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई आकस्मिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सोच है। ये तब शुरू होती है जब हम अपने डर, लालच और अनियंत्रित खर्च पर नियंत्रण पा लेते हैं। पैसा कमाना नहीं, पैसा समझना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और अंत में, स्वतंत्रता का मतलब है अपने समय, अपने फैसले और अपनी जिंदगी का मालिक बन जाना। आरव ने किताब बंद की। आसमान में सुबह की पहली किरण उभर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, बेंजामिन ग्राहम। तुमने मुझे सिर्फ निवेश नहीं सिखाया, तुमने मुझे आजाद होना सिखाया। भाग 10। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की विरासत। जब ज्ञान धन से बड़ा बन जाता है। रात के सन्नाटे में अयान अपनी पुरानी डायरी खोलकर बैठा था। वह डायरी, जो उसने अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत में लिखनी शुरू की थी, जिसमें हर हार, हर सीख और हर जीत दर्ज थी। पन्नों पर कुछ धुंधले शब्द थे, कुछ आंसुओं के निशान और कुछ मुस्कानें जो वक्त के साथ फीकी पड़ चुकी थी। लेकिन आज, जब वह एक सच्चा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन चुका था, उसे महसूस हुआ कि ये डायरी सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी। ये हर उस इंसान की कहानी थी जो ज्ञान और समझ के रास्ते पर चल पड़ा था। वह याद करने लगा, जब उसने पहली बार बाजार में कदम रखा था, तो उसे लगा था कि शेयर बाजार एक जादुई जगह है जहां लोग रातों रात अमीर बनते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि ये दुनिया उतनी आसान नहीं थी। यहाँ हर दिन सपने टूटते थे, लोग डर से भागते थे और कुछ लालच में सब कुछ खो देते थे। वह समझ गया था कि निवेश सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि सोच और भावनाओं का संगम है। बेंजामिन ग्राहम की किताब उसके लिए एक मार्गदर्शक बन गई थी। उसने उसमें सिर्फ वित्तीय सूत्र नहीं पढ़े थे, बल्कि जीवन की गहराई को महसूस किया था। वह समझ गया था कि असली बुद्धिमान निवेशक वो नहीं जो सिर्फ बाजार को मात दे सके, बल्कि वो है जो खुद को समझ सके, अपनी भावनाओं, अपने डर, अपने फैसलों को। समय के साथ अयान ने महसूस किया कि असली संपत्ति वो नहीं जो बैंक बैलेंस में दिखे, बल्कि वो है जो आपके विचारों में बसे। वो हर निवेश को अब 3 सवालों से परखता था। क्या मैं इसे समझता हूँ? क्या इसमें जोखिम संभालने लायक है? क्या मैं इसके पीछे भाग नहीं रहा, बल्कि इसे चुन रहा हूँ? यही 3 सवाल उसकी जिंदगी की दिशा बन गए थे। वो अब भी निवेश करता था, शेयरों में, बॉन्ड्स में, कभी कभी नई कंपनियों में भी। लेकिन अब उसकी आंखों में वो अधीरता नहीं थी जो शुरुआती दिनों में थी। अब उसमें एक शांति थी, एक भरोसा था। वह जानता था कि असली कमाई वो नहीं जो अगले महीने के ग्राफ में दिखे, बल्कि वो है जो धीरे धीरे उसकी मानसिकता में परिपक्व होती जा रही थी। वह अपनी निवेश कम्युनिटी के युवाओं से कहता, निवेश सिर्फ धन की बात नहीं, ये चरित्र की बात है। जब बाजार गिरता है, तो वो तुम्हारी जेब नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। वह अब लोगों को यही सिखाता था कि धन बनाने से पहले बुद्धि बनाओ, क्योंकि बिना समझ के कमाया गया पैसा किसी दिन समझ के बिना ही खो जाएगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली अर्थ सिर्फ काम न करने की आज़ादी नहीं है, बल्कि डर से मुक्त होने की आज़ादी है। डर से कि अगर बाजार गिर गया तो क्या होगा? डर से कि अगर सबने बेच दिया तो मैं क्या करूंगा? डर से कि अगर मैंने गलत निवेश कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वो जानता था, अगर ज्ञान आपके साथ है
तो बाजार कभी आपका दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार वही करता है जो वो हमेशा करता आया है, भावनाओं से खेलता है। लेकिन बुद्धिमान निवेशक वही करता है जो ग्राहम ने सिखाया था। वो अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सोचता है। कई साल बीत चुके थे। अयान अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र था। उसके पास न केवल पर्याप्त धन था, बल्कि मानसिक शांति भी थी। वह जानता था कि अब उसके पास जो संपत्ति है, वो सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि समझ में है। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का अर्थ ये नहीं कि तुम सब कुछ जानो। इसका अर्थ है कि तुम ये जानो कि क्या जानना जरूरी है। वह अब दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था, जैसे बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट के लिए किया था। कभी उसने खुद को एक खोया हुआ निवेशक माना था, और आज लोग उसे अपना मेंटोर कहते थे। कभी वो भी ग्राहम की किताब पढ़कर कहता था, काश मैं भी समझ पाता कि ये सब असल में कैसे काम करता है। और आज, जब उसके शिष्य वही सवाल उससे पूछते, तो वह मुस्कराकर कहता, तुम्हें इसे समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें इसे जीने की जरूरत है। क्योंकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये वो रास्ता है जो हर गिरावट के बाद तुम्हें और मजबूत बनाता है। ये वो सोच है जो हर लालच के बाद तुम्हें संयम सिखाती है। ये वो दृष्टि है जो हर शोर के बीच तुम्हें सन्नाटे में सच्चाई सुनना सिखाती है। अयान ने अपनी डायरी बंद की, एक गहरी सांस ली और मुस्कराया। खिड़की के बाहर सूरज उग रहा था, जैसे नया बाजार खुल रहा हो, नई संभावनाएं लेकर। लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि आज सेंसेक्स बढ़ेगा या गिरेगा, क्योंकि उसने अब वो पा लिया था जो सबसे मूल्यवान था, ज्ञान, संयम और स्वतंत्रता। बेंजामिन ग्राहम के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। इन द शॉर्ट रन, द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन, इट इज अ वेइंग मशीन। और अयान ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, मैंने अब वोट देना छोड़ दिया है, मैं अब तौलना सीख गया हूं। और यही थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली विरासत। जब इंसान पैसा कमाने से आगे बढ़कर समझदार बनने की राह पर चल पड़ता है, जब निवेश गणित नहीं बल्कि चरित्र बन जाता है, जब धन नहीं बल्कि ज्ञान सबसे बड़ा लाभ बन जाता है,